हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आई होप आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप रिवाइज भी कर रहे होंगे, टेस्ट सीरीज भी लगा रहे होंगे और हमारी जो इनिशिएटिव्स हैं वो आपको हेल्प कर रहे होंगे। इन एनी केस कोई भी अगर आपकी क्वेरीज हैं सो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं और यूट्यूब पे जो वीडियोज हैं वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं हमारी इकोनॉमी की डिस्कशन। जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं दे आर रिगार्डिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सो सी जो स्कीम्स होती हैं ना सेंटर की, दे आर ऑफ टू काइंड्स। एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड वन अनदर अनदर कैटेगरी है सेंट्रली सेंटर सेक्टर स्कीम। सो मेन डिफरेंस इज कि जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है दे आर इंटायरली, जो 100% इनकी फंडिंग है दैट इज बाय सेंटर। ओके, और जो सेंट्रली सेक्टर स्कीम है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है उनकी जो फंडिंग है दे आर शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। वो 60-40 जनरली होती है, बट इन सर्टन स्कीम्स और कुछ स्टेट्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होती हैं, उनके लिए ये फंडिंग जो है वो 90% और 10% भी होती है। ओके, सो एक चीज डिफरेंस इनमें ये है। सेकेंड डिफरेंस इज कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो जनरली स्टेट लिस्ट के जो कैटेगरीज में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे बनाई जाती है। ओके, और जो सेंट्रली सेक्टर स्कीम है दे आर ऑन द सब्जेक्ट्स गिवन इन यूनियन लिस्ट। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो स्कीम की प्लानिंग वगैरह तो सेंटर पे होती है, पर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एजेंसीज होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं। वाइल द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज फॉर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स आर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, मनरेगा है विच इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और मुद्रा योजना या भारत नेट जो है दे आर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। ओके, सो ये डिफरेंस अगर हमें पता चल गया, लेट्स सी द क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन है कि भाई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है उसका आउटले यानी कि कितना उसमें पैसा जाएगा, बजट कितना होगा उसका, वो कौन डिसाइड करता है, कौन सा डिपार्टमेंट करता है। सो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इट इज द पब्लिक फाइनेंस डिवीजन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ओके, विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो ये एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि इट इज पब्लिक फाइनेंस डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो डिसाइड करता है कि कितना एक्सपेंडिचर होगा ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और यही डिसाइड करता है कि सेंट्रली सेक्टर स्कीम जो है उनका कितना एक्सपेंडिचर, उनका कितना आउटले होगा। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको एक क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सो पहला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स ग्रांट टू स्टेट्स टू इंप्लीमेंट दी स्कीम्स। ये हमने देख लिया, दिस इज ट्रू। सेंट्रल जो सेंटर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट्स देती है टू द स्टेट्स सो दैट दे कैन इंप्लीमेंट दी स्कीम्स। Second is for central government, most of the expenditure on the centrally sectors sponsored schemes is revenue expenditure. This is also true. ये मोस्टली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में कम ही गिना जाता है। ठीक है। थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर्स द अमाउंट ईदर टू स्टेट कंसोलिडेटेड फंड और डायरेक्टली टू स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। सो देखिए, इस ये स्टेटमेंट पार्शियली ट्रू है। पहले ये होता था अप्रैल 2013-14 तक कि स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को ही डायरेक्टली फंड किया जाता था। फॉर एग्जांपल अगर मनरेगा है तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को वो डायरेक्टली फंडिंग होती थी। बट अब ये किया जा रहा है कि दैट फंड इज ट्रांसफर टू स्टेट कंसोलिडेटेड फंड, और वहां से फिर वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को राउट किया जाता है। ओके, सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू और आंसर होगा 1 एंड 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, so it says consider the following statement regarding public finance management system. सो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक, इसको आप कह सकते हैं एंड टू एंड ऑनलाइन सिस्टम है, जहाँ पे जो पैसे आते हैं सेंटर से स्टेट्स के लिए, वो उनकी पेमेंट, उनकी ट्रैकिंग, उनकी रिपोर्टिंग सब की जाती है। ठीक है। सो एक ऑनलाइन इनका एक सिस्टम है, एक वेब पेज होगा, एक वेब पोर्टल होगा, जहाँ पे कितने पैसे किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए जा रहे हैं, वो पैसे सेंटर ने रिलीज किए या नहीं किए हैं, स्टेट के पास वो पहुंचे नहीं पहुंचे हैं, वो यूटिलाइज हुए या नहीं हुए एट द लास्ट एंड। फॉर एग्जाम्पल किसी गांव में अगर मनरेगा का पैसा लगने वाला है तो वो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पे शो होगा कि वो पैसा सेंटर से आया है या स्टेट से, स्टेट ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, और फाइनली जो पर्टिकुलर ब्लॉक है या फिर विलेज है वहां तक पहुंचा नहीं पहुंचा। Okay, so it is a tool to enhance accountability and efficiency.
अब पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें, इट कम्स अंडर ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दिस इज करेक्ट। ये ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल के ऑफ अकाउंट्स के अंदर आता है। सेकंड, इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि पहला स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट्स हैं। थर्ड स्टेटमेंट इज कि it is an end-to-end online solution for processing payments, reconciliation, reporting of central schemes. This is correct. It tracks fund utilization up to the last mile for central schemes. ये भी correct है. So answer would be C. ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में इनके जाने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए ये होता क्या है, so that if by chance question comes, you're able to answer it. Let's see next question. The pool of tax resources of union government, which is shared with the states as per devolution by finance commission, is called divisible pool. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो रेवेन्यू स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, दैट इज शेयर्ड बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। और वो किस तरह से शेयर किया जाता है, दैट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, जो आर्टिकल 280 के अंदर एस्टैब्लिश की जाती है हर 5 साल में। ठीक है, इससे पहले जो फाइनेंस कमीशन थी, दैट वाज 15 फाइनेंस कमीशन, जिसके बारे में हम देखेंगे अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर एनके सिंह। ठीक है, सो अब डिविजिबल पूल में क्या क्या नहीं आता, देखिए सेस एंड सरचार्ज। सेस एंड सरचार्ज बेसिकली टैक्स ओवर टैक्स, ये प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज होते हैं, दे आर नॉट शेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, जो कॉस्ट आती है वो भी शेयर नहीं की जाती। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज का जो टैक्स रेवेन्यू है वो सेंट्रल के पास ही रहता है और सेंटर उसको यूनियन टेरिटरीज के लिए यूज करता है। ओके, नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी ड्यूटी, दिस इज ऑल्सो नॉट शेयर्ड। सो ये आपको 4 चीजें याद रखनी चाहिए कि दीज आर नॉट पार्ट ऑफ डिविजिबल पूल, दीज आर नॉट शेयर्ड बाय विद स्टेट्स बाय सेंटर। ओके, सो आंसर हियर वुड बी डी, ऑल ऑफ द अबव। अब 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में अगर हम देख लें, जो 2021 से 26 के लिए लागू हो रही थी, उसके बारे में अगर हम स्टेटमेंट्स देखें, it has recommended a devolution of 41% of taxes from center's taxes to states. This is true. 14th फाइनेंस कमीशन जो थी उसने 42% शेयर करने के लिए बोला था, और 15th फाइनेंस कमीशन जो भाई उन्होंने 41% रखा फॉर स्टेट्स एंड 1% was given to यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K. ओके, इट इज रिकमेंडेड स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स बेस्ड ऑन देयर स्पेशल नीड्स, ये भी एक प्रोविजन उन्होंने रखा कि कुछ स्टेट्स की नीड जो है दे आर स्पेशल, दे नीड मोर फंड्स, उनको पैसे ज्यादा चाहिए फॉर देयर डेवलपमेंट। पिछड़ी हुई स्टेट्स हो सकती हैं, ट्राइबल स्टेट्स हो सकती है, हिली स्टेट्स हो सकती हैं, सो उनके लिए एक स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट का भी प्रोविजन रखा गया है। इट रिकमेंडेड सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स विच आर मोस्टली परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसकी एग्जाम्पल एक आती है कि डिस्कॉम्स को जो ग्रांट दी गई थी उजाला योजना के अंडर, दे वर पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। ठीक है, कि आप इतना अगर परफॉर्म करेंगे, इतने अपने जो ड्यूज हैं वो रिकवर करेंगे, तो आपको इतना ज्यादा पैसे मिलेंगे। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, आंसर इज डी। ओके, विच यूटी स्टेट्स पर कैपिटा स्टेट जीडीपी, पर कैपिटा स्टेट जीडीपी कॉन्सेप्ट याद रखिए, रिमेंबर कीजिए, हमने पहले भी डिस्कस किया कि पर कैपिटा जीडीपी क्या होती है। हैज बीन टेकन एज द रेफरेंस by the 15th Finance Commission for calculating the income distance from horizontal for horizontal distribution. See, income distance का मतलब होता है कि हर एक स्टेट का जो स्टेट जीडीपी है, पर कैपिटा स्टेट जीडीपी जो है, वो उसका डिस्टेंस, उसका डिफरेंस फ्रॉम द स्टेट हैविंग हाईएस्ट पर कैपिटा स्टेट जीडीपी। और इसका पर्पस क्या है कि सपोज गोवा इस टाइम पे है जिसका हाईएस्ट पर कैपिटा स्टेट जीडीपी है। ठीक है, अगर गोवा का लेट्स से पर कैपिटा स्टेट जीडीपी 2 लाख रुपए है और इंडिया का एवरेज या बाकी स्टेट्स का एवरेज जो है वो 1.5 लाख है, किसी का 1.6 लाख है, तो ये जो डिफरेंस है गोवा और बाकी स्टेट्स के बीच में, इसके बेसिस पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, कि यूपी को अलग तरह से पैसे मिल रहे हैं, J&K को अलग पैसे मिल रहे हैं, गोवा को अलग पैसे मिल रहे हैं, महाराष्ट्र को अलग क्वांटिटी के पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, सो उसके लिए जो क्राइटेरिया, जो बेसिक हमने बेंचमार्क स्टेट रखी जिसका हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी है, दैट इज गोवा। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि ये जो गोवा हमने चूज किया, दिस वाज बेस्ड ऑन फिगर्स ऑफ 2019-20 उस पीरियड के। ठीक, जब
14th फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट बना रही थी, सॉरी 15th फाइनेंस कमीशन पर रिपोर्ट बना रही थी। इस टाइम पे द स्टेट हैविंग हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी इज तेलंगाना, sorry, it's Tamil Nadu, then Karnataka, गुजरात। सो टाइम चेंज हो गया। अब सपोज 16th फाइनेंस कमीशन जो है ये भी कह रहे हैं कि इस गठन किया जाएगा। so, उस टाइम पे जब इनकम डिस्टेंस का क्राइटेरिया आएगा तो तमिलनाडु या तेलंगाना जो भी स्टेट उस टाइम पे पर कैपिटा के हिसाब से टॉप पे होगी, दैट वुड बी टेकन एज द रेफरेंस स्टेट। ओके, सो ये याद रखना है कि दिस फिगर इज फ्रॉम द 15th फाइनेंस कमीशन और पुराना डेटा है। ओके, अगला क्वेश्चन है विच इज रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट डेट। सी, सेंट्रल गवर्नमेंट की डेट की जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट 2003 का जो है उसके अंदर दिया गया है। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंगली 3 चीजें दी गई हैं कि जिनके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट क्या होगा। पहला, कि जो टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज हैं, कि गवर्नमेंट कितना लायबल है, कितनी चीजों पर उसने लोन लिया हुआ है, एक्सटर्नल डेट कितना है। ओके, सो पहला वो हो गया जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर आता है, दिस इज नोन एज पब्लिक डेट। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है हमारी, दे आर नोन एज पब्लिक डेट। और इसमें एक्सटर्नल डेट जो इंडियन स्टेट्स बाहर से इंपोर्ट कर रही हैं, बाहर से जो डेट फंड कर रही हैं अपना। सेकंड, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज ऑफ पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड इज ऑफ बजट लायबिलिटीज। ऑफ बजट लायबिलिटीज के एग्जांपल अगर मैं दूं कि सपोज कोई पीएसयू है, ओएनजीसी इज अ पीएसयू दैट इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो अपने बुक्स पे जो पैसे उधार लेते हैं, ठीक है, दिस इज नोन एज ऑफ बजट लायबिलिटी, जो आपके बजट से नहीं आ रही बट आपकी एक सब्सिडियरी है, आपकी कंपनी है जिसके थ्रू आप पैसे उधार ले रहे हैं और बाद में आपको अपने बजट से रीपे करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये तीनों जो है दे आर पार्ट ऑफ आवर सेंट्रल गवर्नमेंट डेट। सो आंसर हियर वुड बी all of the above, that is D. Next is public debt of government of India includes which of the following? So पहला, treasury bills and dated securities, so this is correct. Second is external commercial borrowings, NRI deposits, FDI। see, ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये कंपनीज में जाती हैं, कॉर्पोरेशन में जाती हैं, पीएसयूज में जाती हैं। ठीक है, सो गवर्नमेंट डायरेक्टली वो डेट को कंसीडर नहीं करते, उसको ऑफ बजट लायबिलिटीज में आ सकता है बट डायरेक्ट पब्लिक डेट में नहीं आता। ये आपको याद रखना है कि जो चीजें कोई कंपनी उधार ले रही है कहीं से, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर पब्लिक डेट। ठीक है, सो आंसर यहां पे होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट होल्डर ऑफ पब्लिक डेट? आंसर इज कमर्शियल बैंक्स। सी, इंडिया में मोस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इज थ्रू कमर्शियल बैंक्स। प्लस कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो अपनी सिक्योरिटीज, एसएलआर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी कई बार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू रखते हैं। ठीक है, सो वो गवर्नमेंट को अगर एसएलआर के बदले पैसे दे रहे हैं तो गवर्नमेंट अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट का डेट है। ओके, सो वो पब्लिक डेट है। सो कमर्शियल बैंक्स इज द हाईएस्ट, उसके बाद आता है इंश्योरेंस, उसके बाद आता है आरबीआई और उसके बाद आता है प्रोविडेंट फंड। सो ये आपको पता होना चाहिए कि ए, देन बी, देन सी, देन बी, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट? हम जो बाहर से पैसा ले रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट? देखिए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, हाँ होगा। इंडिया का एक्सटर्नल डेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट नहीं है, ना ही ये पब्लिक लायबिलिटी है। इंडिया का, इंडिया में जो कंपनीज काम कर रही है, रिलायंस अगर बाहर से डेट ले रही है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर डेट। ठीक है, सेकंड, एनआरआई डिपॉजिट, जो एनआरआई बाहर से आके डिपॉजिट करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन डेट सिक्योरिटी, दिस इज आल्सो करेक्ट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये तो डेफिनेटली हो गई होगा। ठीक है, सो आंसर हियर वुड बी डी। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज एक्सटर्नल डेट। इंडियाज एक्सटर्नल डेट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखिए ये मोस्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देखते हैं, इट इज अराउंड 20% ऑफ जीडीपी, बिल्कुल 19 पॉइंट कुछ परसेंट है, तो इट इज अराउंड 20% ऑफ जीडीपी। सेकेंडली, सॉवरेन डेट इज लेस देन 5%, बिल्कुल सही है। सॉवरेन डेट जो है दैट इज डेट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
दैट इज क्लोज टू 4%। हमने देखी एक्सटर्नल डेट में जो प्राइवेट सेक्टर का डेट है वो भी आता है। नेक्स्ट इज कमर्शियल बोरोइंग्स हैज द हाईएस्ट शेयर इन इंडियाज एक्सटर्नल डेट। ये पहले दो स्टेटमेंट देख के भी हम समझ सकते थे, क्योंकि अगर 4% हमारा सॉवरेन डेट है तो बाकी तो कमर्शियल डेट होगा ना। सो आंसर वुड बी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रुपी डिनोमिनेटेड इंडियाज एक्सटर्नल डेट। इनमें से कौन सा रुपए के टर्म्स में इंडियाज एक्सटर्नल डेट है। हमें पता है कि हम मसाला बॉन्ड्स वगैरह जो है वो हम बाहर की मार्केट्स में इन इंडियन रुपी फ्लोट करते हैं, जिससे हमें पैसा आता है वहां से। ठीक है, सो इनमें से कौन सा है विच इज पार्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इन रुपी डिनोमिनेशन। फर्स्ट इज एफपीआई परचेजिंग कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड, बिल्कुल मसाला बॉन्ड्स तो है ही है। एनआरआई डिपॉजिट इन इंडियन बैंक्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्यों? क्योंकि इंडियन बैंक्स में आ रहे हैं तो वो रुपी में ही आगे डिपॉजिट्स करेंगे, और आंसर वुड बी डी। देखिए ये सब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, तो मैं सिंपली आपको बताता जा रहा हूँ। आप सॉल्यूशन भी एक बार देख लीजिए, वहां से भी ये फैक्ट्स नोट कर लीजिए, क्योंकि दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन दीज फैक्ट्स ओनली। और अगर नहीं भी पूछा तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में एलिमिनेट करने में आसानी हो जाए। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द करेंसी कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट। कौन सी करेंसी में इंडिया का एक्सटर्नल डेट चल रहा है। मोर देन 50% ऑफ डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स। ये हमें पता रहना चाहिए, या फिर हम एक लॉजिकल गेस भी कर सकते हैं कि यूएस डॉलर्स, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो सबसे एक्सेप्टेबल करेंसी है वो यूएस डॉलर ही है, तो मोस्टली हमारा डेट जो होगा दैट वुड बी इन यूएस डॉलर्स ओनली। ओके, सेकेंड इज लेस देन 10% debt is denominated in Indian rupees. This is wrong. See, around 55% जो है that is denominated in dollars, 30% जो है that is in rupee, और उसके बाद SDRs आ जाते हैं, येन में आ जाता है, यूरो में आ जाता है। सो ये आपको इंपॉर्टेंट रहना चाहिए कि 55% डेट जो है दैट इज इन डॉलर, और 30% के करीब हमारा रुपी डिनोमिनेटेड है। सो आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेंटर्स एक्यूमुलेटेड डेट इज कंसिस्टेंटली हायर देन ऑल स्टेट्स कंबाइंड डेट इन द लास्ट डिकेड। यानी कि पिछले 10 साल में सेंटर का जो एक्यूमुलेटेड डेट है दैट इज कंसिडरेबली हायर देन द डेट ऑफ स्टेट्स। सी, ये सही है स्टेटमेंट, और इसके पीछे रीजन ये है कि काफी ज्यादा जो फंडिंग है दैट इज बोरोड बाय स्टेट्स ओनली। सेंटर जो दैट इज बोरोड बाय सेंटर ओनली। स्टेट्स जो है वो बोरो कम करती हैं, मोस्टली उनकी जो रिसोर्सेज हैं दे आर फ्रॉम सेंटर। जो हमने डिविजिबल पूल देखा उसके थ्रू टैक्सेस जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सेंटर लोन लेके डिफरेंट स्कीम चलाता है। सो स्टेट्स का उतना ज्यादा बोरिंग रहता नहीं है। ओके, सेकेंड इज आउट ऑफ टोटल डेट ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक डेट इज अराउंड 90%, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड इज public debt is primarily contracted at fixed interest rate, this is also correct। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जितना डेट होगा वो एक फिक्स इंटरेस्ट रेट में मिले, वेरिएबल ज्यादा ना हो। क्यों? क्योंकि वेरिएबल होगा तो फिर वो एक्सटर्नल जो इकोनॉमिक सिस्टम की जो वेरिएशंस होंगी उन पे डिपेंड करेगा, और हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है इन द लॉन्ग रन। ठीक है, सो आंसर वुड बी डी। अगला देखते हैं एफआरबीएम एक्ट 2003 के रिगार्डिंग। आरबीआई जनरली सब्सक्राइब्स टू द प्राइमरी इशू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सी, जनरली जो आरबीआई एफआरबीएम एक्ट ने इसको प्रोहिबिट किया हुआ है कि आरबीआई जो जनरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज फ्लोट करेगा दे वुड बी इन सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, और अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है जहां पे आपको पैसे की जरूरत है और आपको लगता है कि प्राइमरी मार्केट में ही आपको ज्यादा पैसा मिल सकता है, तो आप तो आरबीआई कर सकता है, बट वो एक्सट्रीम सिनेरियो में हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी बिल्कुल नीचे जा रही है, पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, कोविड टाइम्स में ऐसा हो सकता था। ठीक है, सेकंड इज आरबीआई फाइनेंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट। हमने देख लिया पहले कि आरबीआई का काम नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट फाइनेंस करना। डेफिसिट फाइनेंसिंग इज नॉट जनरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, थर्ड इज सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक एडवांस फ्रॉम आरबीआई इन केस देयर इज अ मिसमैच इन कैश डिसबर्समेंट एंड कैश रिसीट्स। दे हमने देख लिया मीन्स एंड वेज एंड मीन्स एडवांसेस वगैरह जो होता है सिस्टम होता है दैट इज फॉर दीज पर्टिकुलर मिसमैचेस ओनली। सो आंसर हियर वुड बी डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट्स नीड टू टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ द फ्रॉम सेंटर फॉर देयर बोरोइंग। ठीक है, हाँ बिल्कुल ये तो सही है।
अब इसके आगे क्या बोल रहा है, फर्स्ट इज इफ दे हैव टेकन डेट फ्रॉम सेंटर एंड दे आर पेंडिंग ड्यूज। बिल्कुल, अगर उन्होंने सेंटर से डेट लिया है और उस पर ड्यूज पेंडिंग है, यानी कि उन्होंने अभी तक पे नहीं किया है, तो वो सेंटर से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई हम डेट बाहर से लेना चाहते हैं, और सेंटर अगर सोचेगा कि दे कैन रीपे दैट डेट, तब ही वो अलाउ करेगा। सेकंड, इफ देयर इज एनी आउटस्टैंडिंग लोन ऑन स्टेट गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू विच सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन गारंटी। हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली अगर स्टेट गवर्नमेंट फेल करेंगी तो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी फिर से। थर्ड, if states are breaching their FRBM targets, so this is incorrect। पहली दो ही कंडीशंस हैं जिसमें ये पर्टिकुलर सिनेरियो प्ले करता है। सो आंसर वुड बी ए 1 and 2। गवर्नमेंट जनरल गवर्नमेंट डेट, यानी कि सेंट्रल और स्टेट का जो कंबाइंड है, सेंट्रल प्लस स्टेट का जो कंबाइंड डेट है एज ऑन March 31st 2022 इज लेस देन 90% ऑफ GDP। ये आपको याद रखने की जरूरत है, और अभी भी ये फिगर ऑलमोस्ट इतना ही है। ओके, सी जो सोल्यूशन सर का है, उसमें लास्ट में ट्रेंड्स, फिगर्स, स्टेटिस्टिक्स वगैरह दिए हुए हैं। वो 3-4 पेजेस आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उनको 2-4 बार पढ़िए, क्योंकि वहां से ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, एक आधा क्वेश्चन फंस सकता है वहां से। ओके, नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉरेक्स रिजर्व्स। इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं, द कंट्रीज फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व्स कवर्स द एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया फुली। ओके, सी दिस इज रॉन्ग। इंडिया का एक्सटर्नल डेट जो है दैट इज मोर देन 600 बिलियन, और हमारा जो कोविड के टाइम पे भी जो मैक्सिमम जो गया था दैट वाज क्लोज टू 550 बिलियन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड इज द कंट्रीज फॉरेन रिजर्व्स fully covers its 1 years of import. This is also wrong। हमारे जो imports हैं they are to the range of 750 billion, और हमने देख लिया कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 550 से ऊपर अभी तक नहीं गए, 560 से ज्यादा। ठीक है, सो आंसर वुड बी डी। अगेन फॉरेक्स रिजर्व्स के ऊपर एक क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ इंडिया। If the foreign currencies other than dollar in our foreign reserve appreciates, then forex reserves will increase। देखिए ये स्टेटमेंट सही है। देखिए इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है हमने पहले भी डिस्कस किया, उसमें डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, येन है, चाइनीज रेमनबी है, युआन है, बहुत सारी है, उसमें SDRs भी हैं। तो अगर लेट से कि डॉलर के रिस्पेक्ट में पाउंड अप्रिशिएट करता है, तो आज जो पाउंड सपोज 100 रुपए का था $1 के लिए, कल वो 70 रुपए का हो जाता है। तो यानी कि 1 पाउंड रिस्पेक्ट टू डॉलर जो है वो अप्रिशिएट किया है। और जो फॉरेन करेंसी है हमारी, रखते हैं हम बहुत सारी टर्म्स में, बट क्योंकि मेजोरिटी यूज जो है वो डॉलर का होता है, तो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ डॉलर पैसे ज्यादा होंगे। ठीक है, यानी कि अगर $1 जो था वो लेट से 0.8 पाउंड के बराबर था, तो अब $1 अगर 0.7 पाउंड के बराबर हो गया, तो ओवरऑल जितना हमारे पास $1 था उसकी वैल्यू उसमें अब ज्यादा पाउंड आएंगे। ठीक है, सो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो भी अप्रिशिएट कर जाएगा। ओके, सो ये स्टेटमेंट सही है। देखिए एक और कॉन्सेप्ट आ गया, नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन। सी इसको समझने के लिए हम एक चीज समझते हैं कि जो भी FDI, लोन्स, ECBs, ये सब इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया में पैसा आ रहा है, देयर आर लायबिलिटीज। ठीक है, और इंडियन इन्वेस्टर्स जो बाहर जाके कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडियन इन्वेस्टर्स US में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां से हमें रिटर्न्स आ रहे हैं। ठीक है, दे आर आर एसेट। हम अगर किसी कंट्री को लोन ले रहे, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने श्रीलंका को लोन दिया लेट्स से $1 बिलियन का, तो वो हमारे रिटर्न्स लाएगा, तो दैट वुड बी एन एसेट फॉर अस। हमने किसी कंट्री के स्टॉक्स खरीदे, तो दैट वुड बी एन एसेट फॉर अस। ये स्टॉक्स इंडिविजुअल खरीद सकता है, कोई कंपनी खरीद सकती है, गवर्नमेंट खरीद सकती है। सो अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, बिटवीन आर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दे आर नोन एज नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन। ठीक है, सो ये जो डिफरेंस है इसको मेजर करने के लिए नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन की हमारी इंटरनेशनली हम ज्यादा लायबल हैं किसी को देने के लिए, या फिर हम एसेट होल्ड कर रहे हैं ज्यादा। ठीक है, सो अगर हम स्टेटमेंट्स देखें, इट मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन अ नेशन स्टॉक ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड फॉरेन स्टॉक्स ऑफ दैट नेशन एसेट
at a specific point of time. This is true, हमने देख लिया. FDI inflow in a country will worsen the NIIP position in the country. हाँ, क्योंकि हमारी liability increase हो रही है. It represents the debt and equity service burden. हाँ, क्योंकि अगर हम कोई हमारे पास आके इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज आर डेट. बट हम अगर कहीं जाके स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो वो हमारी इक्विटी है. ठीक है, तो वो भी इससे पता चलता है. इंक्रीज इन आवर फॉरेन रिजर्व्स विल इंप्रूव NIIP. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. क्योंकि जो फॉरेन रिजर्व्स हैं ये बेसिकली कि हम कितना होल्ड कर रहे हैं फॉरेन करेंसीज को. ठीक है, और वो फॉरेन करेंसी को हम जितना होल्ड कर रहे हैं वो हमारा एक एसेट है. ठीक है, सो अल्टीमेटली हमारा एसेट इंप्रूव हो रहा है तो NIIP में हमारी पोजीशन इंप्रूव होगी. सो चारों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर वुड बी डी, ऑल ऑफ द अबव. इंडियाज एक्सटर्नल लायबिलिटीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग. इंडिया की जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उसमें कौन कौन है? FDI तो होगा ही, FPI भी होगा, दोनों इक्विटी या इन्वेस्टमेंट में, क्वाइट लॉजिकल. सो आंसर वुड बी सी. Which of the following statements are true regarding centers off budget borrowings? Off budget borrowing हमने देख लिया कि जब सेंटर अपनी किसी सब्सिडरी के थ्रू बोरो करे, rather than directly borrowing, सेंटर अपनी किसी सब्सिडरी के थ्रू बोरो करे. फॉर एग्जांपल अगेन ONGC के कुछ फंड्स बोरो करे किसी PSU. अगेन ONGC को सेंटर बोले कि आप पैसा बोरो कीजिए और हमें दीजिए. दैट वुड बी ऑफ बजट बोरोइंग. ठीक है, अब इसको अगर हम देखें, दीज आर डेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट. हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो एजेंसीज हैं, दे आर अल्टीमेटली डेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट. दे आर नॉट पब्लिक डेट, माइंड यू, दे आर नॉट पब्लिक डेट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डेट है. दीज आर पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट होगा तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आएगा, जबकि ये पैसा इज नॉट पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और ये सब्सिडीज के थ्रू राउट होता है. Principal and interest payment are made by central government. This is also correct. No off-budget borrowings were estimated in 2022 and 23. This is correct. ये एक fact है जो आपको पता होना चाहिए. And answer is D, 1, 3 and 4. Internal and extra budgetary resources of central PSUs include which of the following? Internal और extra budgetary यानी कि बजट के बाहर से, देखिए गवर्नमेंट जो है वो PSUs को भी फंडिंग देती है इन देयर बजट. ठीक है, सो दैट वुड बी पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा, दैट वुड बी बजटरी बोरोइंग्स. एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग्स यानी कि वो कुछ बाहर से लोन ले. ठीक है, बाहर से पैसा रेज करें, दैट वुड बी एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग्स. अब क्या क्या होता है इंटरनल और एक्सटर्नल बजटरी रिसोर्सेज? पहला, प्रॉफिट ऑफ PSUs. दिस इज ऑब्वियस. डोमेस्टिक एंड फॉरेन लोन्स रेज्ड बाय CPSUs. दिस इज आल्सो करेक्ट एंड आंसर वुड बी सी. अगला स्टेटमेंट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर 2023. देखिए ये स्कीम एक है जो स्टेट्स को, देखिए स्टेट्स की भी कैपिटल बजट की नीड्स होती हैं, उनको भी इन्वेस्ट करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है. सो एक स्कीम चलाएगी कोविड को नजर में देख रखते हुए, विच वॉज कॉल्ड स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए ही स्कीम थी. एंड स्टेटमेंट्स अगर देखें, दीज आर इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट. जी हाँ, ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स थे. 1 लाख करोड़ इनका टोटल बजट था फॉर डिफरेंट ऑल द स्टेट्स, ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट कर पाए वो, और उसके कारण जो स्टेट की इकोनॉमी है वो फिर से रिवाइव हो पाए. ठीक है, दीज आर नॉट ग्रांट्स, दीज आर लोन्स, दीज आर विद इन बोरोइंग्स लिमिट्स allowed fixed for states. This is also incorrect and D is obviously incorrect. So answer is A. Consider the following statements regarding e-assessment scheme. See, e-assessment scheme जो है बेसिकली जो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेस हैं, उनके लिए किया गया था, ताकि जो टैक्स पेयर्स हैं, आपके मेरे जैसे लोग जो अपना इनकम टैक्स देते होंगे, आपके पेरेंट्स देते हैं, उनके लिए वो प्रोसेस पूरा आसान हो जाए. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें, इट अलाउज फेसलेस असेसमेंट ऑफ टैक्स पेयर्स. हाँ, आप ऑनलाइन जाके अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं. ओके, इट इज फॉर डायरेक्ट टैक्स पेयर्स. दिस इज करेक्ट. नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर इज बेस्ड इन मुंबई. दिस इज इनकरेक्ट. ये दिल्ली में है. ई-असेसमेंट स्टेज के बारे में, स्कीम के बारे में आपको 2-3 बेसिक फैक्ट्स बताने चाहिए, वो यहाँ कवर हो चुके हैं. सो सी वुड बी द आंसर एंड we'll continue our discussion. एग्रीकल्चर के टॉपिक्स अगले आ रहे हैं. we'll continue the discussion from agriculture only.